आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। वो पेशे से एक इंजीनियर हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी चलाते हैं और उनकी ये कंपनी देश भर में पुल निर्माण, खासकर सस्पेंशन ब्रिज बनाने का काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ वो लेखन कार्य में भी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। साथ ही वो समाज सेवा के काम में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर असित पाठक जी की। तो चलिए शुरू करते हैं उनसे बातचीत करना। असित पाठक जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो बिजनेस के साथ साथ लेखन और समाज सेवा के अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और देश की प्रगति, विकसित भारत और युवाओं के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या राय वो रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की। असित पाठक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि चूंकि आप एक इंजीनियर हैं, एक विचारशील चिंतक भी हैं, आप लेखक भी हैं और समाज सेवा का काम भी करते हैं, तो आप ये बताइए कितनी सारी भूमिकाएं आप कैसे निभा पाते हैं और इन सब के लिए आप कैसे वक्त निकाल पाते हैं? सबसे पहले तो जी मध्य प्रदेश का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मेरे विचार जानने के लिए यहाँ पर बुलाया। मैं अपने सभी दर्शकों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक आपका प्रश्न है उसमें मैं ये कहूँगा कि इंजीनियरिंग मेरा व्यवसाय है, चिंतन मेरी प्रवृत्ति, लेखन अभिव्यक्ति है और समाज सेवा दायित्व। इन सबको अगर समग्र रूप से जीवन में शामिल किया जाए तो यह जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है और किसी भी विधा के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है, चूँकि मेरे पिताजी एक विद्वान इंजीनियर थे तो इंजीनियरिंग बचपन से ही मेरी अंदर रुचि जागृत हुई। मेरी माताजी भी एक विद्वान महिला थी और हाईली क्वालिफाइड थी। साहित्य, इतिहास, राजनीति में उनकी बराबर रुचि थी। तो कुल मिलाकर घर में एक छोटा सा मिनी विश्वविद्यालय क्रिएट हो गया था और जिसके सानिध्य में मैं पला बढ़ा। तो सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। आप कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। हालांकि इंजीनियरिंग में मेरी मास्टरी है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और चूंकि असित जी आप इंजीनियरिंग से लेकर लेखन और समाज सेवा अलग अलग कामों में रुचि रखते हैं, लेकिन इनमें भी आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम क्या है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। पर इंजीनियरिंग में मेरी सबसे गहरी रुचि है और इंजीनियरिंग को मैंने अपनी परिभाषा में दो भागों में विभक्त किया है, एक रूटीन इंजीनियरिंग और एक रियल इंजीनियरिंग। रूटीन इंजीनियरिंग में मैंने उन सब चीज़ों को शामिल किया है जो कि एक सेट पैटर्न पर चलती है, एक निश्चित ढर्रे पर चलती रहती है सालों साल, थोड़ा बहुत रद्दोबदल के साथ। जैसे रोड का निर्माण हुआ, बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, कल कारखानों में प्रोडक्शंस हुए। लेकिन रियल इंजीनियरिंग वहाँ है जहाँ पे कि कोई चैलेंजिंग वर्क, कोई चुनौती सामने आती है। जैसे सबसे लंबा पुल, सबसे ऊंचा ब्रिज, बुलेट ट्रेन्स, मोबाइल, कंप्यूटर जगत, इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में क्रांति, जहाँ पर एक चैलेंज है, जहाँ पर एक इनोवेटिव विचार है और उस चुनौती के सामने एक इंजीनियर खड़ा है जो कि उसका सलूशन देता है, जो उसका समाधान देता है। तो मेरी प्रवृत्ति भी रियल इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा है। हम लोग भी भारतवर्ष में सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज बना रहे हैं। तो रियल इंजीनियरिंग वो सब्जेक्ट है जो कि मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। और आपके इंजीनियरिंग के काम के दौरान कोई चैलेंजिंग कार्य जिसके बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। वैसे तो हर कार्य चुनौतीपूर्ण होता है। जैसा मैंने बताया कि भारतवर्ष का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज हम लोग अभी बना रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने पटना में एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया जिसको कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लोकार्पण किया, उसका उद्घाटन किया। इसमें 1000 टन का फैब्रिकेशन और 1000 टन का लॉन्चिंग स्ट्रक्चर था जिसको कि हम लोगों ने मात्र 3 महीने में पूर्ण किया। लेकिन एक विशेष चैलेंज का मुझे एक ब्रिज निर्माण के दौरान सामना करना पड़ा जिसको याद करके अभी तो हंसी आती है, लेकिन उस समय चिंता की लकीरें मेरे सिर पर इतनी गहरी हो गई थी जो कि आज भी विजिबल है। हुआ यूँ कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक बैराज बनने के कारण 2 गांव सेपरेट हो गए थे और चूँकि ब्रिज एक्सपर्ट में हूँ तो मुझे विभाग ने बुलाया कि इसका कोई समाधान दीजिए। तो हम लोगों ने एक सस्पेंशन ब्रिज का प्रपोजल दिया जिसको कि विभाग ने तुरंत मंजूर किया। और हम लोग तकनीकी चुनौतियों से जूझ रहे थे कि वाटर बॉडी की विड्थ 140 मीटर है, फाउंडेशन नहीं मिल पा रहा है, सिरों पर भी सैंड है। ये सब तकनीकी विषयों पर हम लोग उसको चुनौती मानकर उस पर विचार कर रहे थे। तभी एक नई तरह की चुनौती का हमें सामना करना पड़ा।
हमें यह पता चला कि चूंकि ये बॉर्डर का एरिया था तो सारे बदमाश उचक्के जो चोर अपहरण करता थे वो उस गांव के आसपास डेरा डाले रहते थे, और जब एक प्रदेश की पुलिस का दबाव बनता था तो वो सीमा पार कर जाते थे। अब इन लोगों के बीच में हम लोगों को काम करना था, और ये सारे लोग चाहते तो थे कि काम चले, लेकिन वो चाहते थे कि लंबा चले ताकि उनको घर बैठे नगद प्राप्ति की सुविधा मिलती रहे, और हमारे होते हुए ये चीज़ संभव नहीं थी। तो हम जैसे अपराधियों को उन लोगों ने अपनी स्वनिर्मित न्याय प्रक्रिया के तहत दंडित करना शुरू किया। कुछ लोगों को सिर में टाँके आए, कुछ लोगों को कुछ घंटों बंधक बना के रखा गया। आखिरकार जिला प्रशासन ने हमारी मदद की और हम लोगों ने उस कार्य को पूर्ण किया। मैं जगह का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि एक सिद्धपीठ मंदिर है वहाँ पर, और उसके पुजारी जी साइट पर इंजीनियर भी थे। तो उन्होंने कहा था कि पाठक जी, इन चुनौतियों के बावजूद अगर आपने इस कार्य को पूर्ण किया तो आपके पास सस्पेंशन ब्रिज के कार्यों की लाइन लग जाएगी। और वाकई उनके शब्दों को मैंने माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद माना और उस कार्य को हम लोगों ने पूर्ण किया। और उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज के कार्यों की हमारे पास काफ़ी लंबी लाइन लगी और हम लोगों ने सारे कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। चलिए, ये सब तो आपके काम से जुड़ी हुई कुछ बातें हुई, लेकिन अब कुछ बातें हम करते हैं। बढ़ती आबादी, वर्कफोर्स, युवाओं का रोल कैसे आप देखते हैं, सरकार की जिम्मेदारियों और राजनीति पर भी शुरू करते हैं, और युवाओं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। युवाओं के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? अगर हम युवाओं की बात करेंगे तो हमें समग्र रूप से पूर्ण जनसंख्या को देखना होगा, भारत की वित्तीय स्थिति को देखना होगा, और विश्व में भारत की क्या स्थिति है उसको देखना होगा। तो भारत की 140 करोड़ जनसंख्या में 10 करोड़ लोग जो हैं वो 64 वर्ष से ऊपर की आयु समूह के लोग हैं। 30 करोड़ लोग जो हैं वो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 15 वर्ष की आयु के बच्चे हैं। 15 से 64 वर्ष की आयु समूह के लोग, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ने वर्किंग एज ग्रुप कहा है, वह 100 करोड़ है, विश्व में सर्वाधिक है। और इसमें से भी 25 करोड़ युवा हैं जो यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा के अनुसार 15 वर्ष से 24 वर्ष की आयु के समूह के लोगों को युवा कहा गया है। तो ये 25 करोड़ हैं और 100 करोड़ हमारे पास वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं। अगर मैं इन सबको लेकर हमारी अर्थव्यवस्था देखी जाए तो विश्व में 6वें नंबर पर है। अब मैं अमेरिका की बात करूं, जहां की कुल जनसंख्या 34 करोड़ है और उसमें से 20-22 करोड़ लोग वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं। युवा आबादी वहां पर करीब करीब 5 करोड़, 4.5-5 करोड़ लोग हैं। तो हमसे 5 गुना आबादी कम लेकर वो हमारी वो जो उनकी अर्थव्यवस्था है हमसे 8 गुना ज़्यादा है। मतलब उनकी $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, हमारी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था है। और वर्किंग एज ग्रुप के लोग 5 गुना कम हैं। दूसरे नंबर पर चाइना आता है। चाइना की चूंकि शासन पद्धति अलग है, वहाँ पे शासनाध्यक्ष को हर बार जनादेश लेने नहीं जाना पड़ता है, तो चाइना को हम अलग रखते हैं, चाइना को हम इस श्रेणी से बाहर रखते हैं। हालांकि दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था चाइना है। तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम आता है। इन लोगों की जो जनसंख्या है वो 7 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक है, और वर्किंग एज ग्रुप 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ है। यानी सिर्फ हमारी वर्किंग एज का 5% भाग लेकर ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था भारत से काफ़ी ऊपर बनाए हुए हैं। तो क्या कारण है कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन, इतना ह्यूज युवा पॉपुलेशन लेकर भी हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए? और देखिए, अभी युवाओं की समस्या बेरोजगारी, नौकरी है, इन सब का कोई तो समाधान होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या और 100 करोड़ हमारे पास वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं, उसके बावजूद हम लोग 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था पर हैं। तो हमें थोड़ा सा इतिहास को टटोलना होगा कि भारत की पूर्व में आर्थिक स्थिति क्या थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानव सभ्यता की स्थापना के समय से आज से ठीक 175 साल पहले तक, यानी कई हजार साल तक, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था की सिरमौर थी। मतलब हम लोग नंबर 1 अर्थव्यवस्था थे। सन 1870 के आसपास यूएसए ने, अमेरिका ने हमको टेक ओवर किया और वो नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने। उसके पहले भारत ही नंबर 1 अर्थव्यवस्था था। आज के युवाओं को अगर यह बात बताई जाए, किसी भी सामान्य व्यक्ति को यह बात बताई जाए कि हम हजारों साल तक नंबर 1 अर्थव्यवस्था थे, तो शायद किसी को विश्वास भी न हो। कारण यह है कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सही रूप में हमको बताया ही नहीं गया। हमें अपनी संस्कृति, इतिहास और देश पर गर्व करने वाले जो भी एलिमेंट्स थे वो हमें पढ़ाए ही नहीं गए। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर थी,
175 साल पहले यानी कि सन 1850 के आसपास तक भी हम लोग नंबर 1 अर्थव्यवस्था थे। सन 1700 के आसपास टोटल जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30% था। 1750 के आसपास आते आते ये 25% हुआ। 1800 से लगातार यह गिरा और 1900 आते आते करीब 7.5% रहा और 1973 में सबसे कम मात्र 3% रह गया वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन। तो ये जो वर्टिकल ड्रॉप डाउन हुआ और हम लोग नंबर 1 अर्थव्यवस्था से लेकर बहुत नीचे की अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए, उसके कारण को अगर गहराई से हम लोग देखेंगे तो कई कारण हैं, लेकिन जो एक कारण जो दिखता है वह यह है, एक कारण है, ये मैं इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण नहीं मानूंगा, लेकिन एक कारण है कि सन 1835 में हम लोगों ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया। उसके पहले हमारे पास गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में हमारा एक मंत्र था कि यत्र धर्मः तत्र जयः, यत्र सत्यम तत्र लक्ष्मी, यानी जहाँ धर्म है वहाँ जय है, विजय है, जहाँ सत्य है वहाँ लक्ष्मी है। यानी हम लोगों का एक जो मूल मंत्र था कि आध्यात्म, सदाचार, सद्व्यवहार, लोक व्यवहार, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, ये सब होगा अगर व्यक्ति में तो लक्ष्मी उसको अपने आप प्राप्त होगी। लेकिन लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का अनुसरण करने के बाद हम लोगों ने हार्डकोर प्रोफेशनल्स तैयार करना शुरू किए। हम लोगों ने प्रोफेशनल शिक्षा देना शुरू किया, जो कि पहले की हमारी शिक्षा पद्धति में बाय प्रोडक्ट माना जाता था शिक्षा पद्धति का, शिक्षा के उपरांत। तो जब हमने हार्डकोर प्रोफेशनल्स तैयार किए तो उसमें उन लोगों में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सारे जो सदाचार वाले एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे ख़त्म होना शुरू हुए। और इसका परिणाम ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में हमारा ड्रॉप डाउन हुआ। हम लोगों ने अगर मैं विश्व में सबसे कम भ्रष्ट जो देश है उसको 1 नंबर दें तो हमारा स्थान 96वां है, 96वें स्थान पर है हम लोग, यानी हम लोग इतने भ्रष्ट देशों की श्रेणी में शुमार हो गए। तो इसका कारण ही सीधा सीधा ये है कि हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में से वो एलिमेंट सारे हटा दिए जो कि नैतिकता की शिक्षा देते थे। तो हार्डकोर प्रोफेशनल्स आने के कारण हम लोग अर्थव्यवस्था में भी नीचे आए, हम लोग भ्रष्ट भी हुए और भ्रष्टाचार ने सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को किल किया। जो हमारा आज का युवा है, इस युवा को उठाकर हम जब अमेरिका में प्लेस कर देते हैं या यूरोप में कहीं किसी देश में प्लेस कर देते हैं तो इसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, ये टैलेंटेड है बच्चा और ये वहाँ पर परफॉर्म करता है तो भीड़ में अलग दिखता है। इसका जो उन्नति का पैमाना है वो बहुत ऊंचा रहता है और बहुत अलग रहता है। तो क्या कारण है कि ये यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाता है? कारण बहुत सारे हैं, जिसमें से कि सामाजिक और राजनीतिक कारण भी हैं, लेकिन एक कारण भ्रष्टाचार भी है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को किल कर रहा है और हम अपने युवाओं को सही स्थिति नहीं दे पा रहे हैं। 2014 के बाद काफ़ी स्थितियों में सुधार हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ना चालू हुई है और हम लोग एक अच्छी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं सर राजनीति की। तो भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, भारत विश्व की नंबर 1 लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर गर्व है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, निचले स्तर से उठकर वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इसी राजनीतिक व्यवस्था ने, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सर्वाधिक बेड़ा गर्क भी किया है अर्थव्यवस्था का, अपॉर्चुनिटीज़ किल की है और युवाओं के लिए मौके भी खोए हैं। कारण यह है कि राजनीतिक जो स्वतंत्रता है लोकतंत्र में दी गई है उसका सर्वाधिक दुरुपयोग भी हुआ है। अभी हाल ही पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण लें तो दुराचार, अनाचार की सारी हदें लांघ दी गई थी और जनता ने लगभग रिवॉल्यूशन कर दिया था, जनता ने विद्रोह कर दिया था। एक हाई पोलिंग जो हुआ था, लोगों ने घरों से निकल कर एक शासन तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाई, वोट दिया और एक भ्रष्ट शासन व्यवस्था का अंत किया। यह घटनाएं पूर्व में कई दूसरे राज्यों में भी हुई हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने भारत में अपॉर्चुनिटीज़ को किल किया है क्योंकि अनियंत्रित छूट उन्हें दे दी गई थी।
जरा जरा सी बात पर स्वतः संज्ञान लेने वाली अदालतें भी इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है। भारत में यह सारा होने का एक मूल कारण यह है कि हम लोग राजनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग हैं। इसको गहराई से समझने के लिए हमें 1000-1500 साल पहले जाना होगा। राजा महाराजाओं के दौर में भी राजनीति होती थी। यह मत समझिए कि उस दौर में राजनीति नहीं थी। राजनीतिक खींचतान और राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस दौरान भी थी। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वो भारत की पश्चिमी सीमा से हुए हैं। जिस राज्य पर आक्रमण हुआ उसके पड़ोसी राजाओं ने कभी उस राज्य की मदद नहीं करी। कारण यह था कि इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने एक मंत्र को जन्म दिया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उन्हें लगा कि ये जो दुश्मन अटैक कर रहा है हमारे दुश्मन पर, ये हमारा दोस्त है। इस दोस्त ने बाद में उन राजाओं पर अटैक किया, तब दूसरे राजाओं ने उनकी मदद नहीं करी। इस तरह से यह उत्तर में कश्मीर से होते हुए दक्षिण भारत की गहराइयों तक चले गए और कोई समग्र रूप से प्रतिरोध इनका सामना इनको नहीं करना पड़ा। हाँ, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा छत्रसाल, कई लोगों ने इनको बहुत प्रतिरोध इनका किया, इनके आक्रमण का उत्तर दिया। इसी कारण भारत का आज का स्वरूप विद्यमान है। हालांकि इस तरह के महापुरुषों को भी पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से समग्र रूप से सहयोग नहीं मिला। अन्यथा इन आक्रमणकारियों को हम लोग इनकी जड़ों तक वापस खदेड़ देते। तो ये जो परिदृश्य है यह आज भी वैसा के वैसा ही विद्यमान है। आज भी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता पाकिस्तान में जाकर वहाँ पर टीवी पर बोलता है कि मोदी को हटाने में आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे। यह एक शर्मनाक राजनीतिक स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी वही मंत्र लागू हो रहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इसने भारत का बहुत बड़ा विनाश किया है और इस पर इस राजनीतिक जो छूट है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत मिल रही है पार्टियों को, इस पर कोई एक नीति बननी चाहिए, इसके ऊपर कोई पॉलिसी बननी चाहिए। और जो चुनाव के दौरान जो छूट दी जाती है, जो घोषणाएं की जाती हैं, उन पर भी लगाम लगना चाहिए ताकि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने। हमारे यहाँ पर जो इतनी ह्यूज वर्किंग फोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और भारत की उन्नति यानी पूरे विश्व की उन्नति। भारत जब भी उन्नति करता है विश्व का कल्याण करता है और विश्व की उन्नति स्वाभाविक रूप से होती है। और चलिए आखिरी में एक बार फिर से युवाओं की बात करते हैं। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत के युवाओं के लिए मेरा एकमात्र मैसेज ये रहेगा कि पुनः अपनी जड़ों तक लौटें। हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के एलिमेंट्स जिनको कि हम लोगों ने पूर्णतः भुला दिए हैं, ये युवाओं से भी मेरा अनुरोध है कि वे खुद भी जाएं और सरकारों से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि उन एलिमेंट्स को वापस लाएं ताकि हमारे यहाँ पर नैतिकता की शिक्षा जरूर दी जाए छात्रों को, बच्चों को, ताकि एक जो हम लोग एक हार्डकोर प्रोफेशनल बना रहे हैं वो अच्छी बात है। हार्डकोर प्रोफेशनल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, आज के ज़माने में उनकी ही ज़्यादा उपयोगिता है। लेकिन उसमें नैतिकता का भाव नहीं हो, उसमें राष्ट्र प्रेम सर्वाधिक हो, उसमें जन कल्याण की भावना हो और ये सारी चीज़ों को लेकर अगर व्यक्ति प्रोफेशनल शिक्षा लेता है तो निश्चित तौर पर राष्ट्र की उन्नति में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। चलिए असीत पाठक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार और अनुभव हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।